भारत पर तुर्कों का आक्रमण। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय भारत में एक बार फिर से विकेंद्रीकरण व विभाजन की परिस्थितियां सक्रिय हो उठी थीं। इस समय देश की स्थिति वैसी ही थी जैसे कि किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य के पतन के बाद हो जाती है। स्वदेशी शक्तियों के साथ ही साथ मुल्तान और सिंध के भागों में 2 विदेशी राज्य भी स्थापित हो चुके थे। वस्तुतः संपूर्ण देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जो एक दूसरे के मूल्य पर अपनी शक्ति एवं साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। यद्यपि 8वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर जो अरब आक्रमण हुआ था, उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुसलमान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा उनकी शक्ति शीघ्र ही क्षीण हो गई। उनके इस अधूरे कार्य को तुर्कों ने पूरा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले ऐतिहासिक विरासत। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम मध्यकालीन इतिहास को भारत पर हुए तुर्कों के आक्रमण के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक असभ्य एवं बर्बर जाति थी। जब अरब के उमैया वंशी शासकों ने इस्लाम धर्म का प्रचार मध्य एशिया की ओर किया, तो तुर्क भी इस्लाम धर्म के संपर्क में आ गए। तो उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तथा इसका प्रचार पूरे जोर शोर के साथ करने में जुट गए। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। वे अत्यंत खूंखार एवं लड़ाकू होते थे। भारत में सबसे पहले जो तुर्क आक्रमणकारी आए, वे गजनी के शासक कुल अर्थात यामिनी वंश से संबंधित थे। 962 ईस्वी में अल्प्तगीन नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना की, लेकिन 977 ईस्वी में उसके दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। वह एक शक्तिशाली शासक था जो भारत पर आक्रमण की योजनाएं तैयार करने लगा। पंजाब के हिंदू शासक जयपाल ने उसकी योजनाओं को प्रारंभ में ही विफल कर देने के उद्देश्य से 986 से लेकर 87 ईस्वी में एक बड़ी सेना के साथ गजनवी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा तथा किसी भी पक्ष की विजय न हो सकी, परंतु दुर्भाग्यवश भारी वर्षा व हिमपात से भारतीय सैनिकों का उत्साह भंग हो गया। फलस्वरूप जयपाल को अत्यंत अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत जयपाल ने सुबुक्तगीन को 50 हाथी और कुछ प्रदेश देने का वचन दिया, परंतु लाहौर पहुंचकर उसने संधि की अपमानपूर्ण शर्त को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस क्रम में सुबुक्तगीन ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लूटपाट की। वस्तुतः जयपाल ने 991 ईस्वी में कुछ मित्र राजाओं की सहायता से गजनी पर पुनः आक्रमण किया, किंतु युद्ध में सुबुक्तगीन की ही विजय हुई। इस विजय के फलस्वरूप सुबुक्तगीन ने पेशावर तक के भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद 998 ईस्वी में गजनी का राजा बना। राज्यारोहण के समय उसकी अवस्था 27 वर्ष की थी। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी युवक था। कहा जाता है कि बगदाद के खलीफा से यमीनुद्दौला तथा अमीनुल मिल्लाह का सम्मानित पद प्राप्त करते समय उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। जबकि मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसे धन की भी आवश्यकता थी, जो भारत में आसानी से प्राप्त हो सकता था। अतः इस्लाम धर्म के प्रचार और धन प्राप्त करने की लालसा से उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इस क्रम में महमूद का प्रथम भारतीय आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल पर 1001 ईस्वी में हुआ। पेशावर में दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। उसने महमूद को भारी हर्जाने की रकम तथा 50 हाथी देने का वचन दिया। महमूद उसकी राजधानी उद्भांडपुर को लूटने के बाद अतुल्य संपत्ति लेकर गजनी वापस लौट गया। जयपाल इस पराभव को सहन नहीं कर सका तथा उसने आत्महत्या कर ली और पश्चिमी पंजाब व लाहौर पर महमूद का अधिकार हो गया। जयपाल के बाद आनंदपाल
तथा फिर त्रिलोचनपाल शाहिया वंश के शासक हुए। आनंदपाल तथा महमूद की सेनाओं के बीच 2 बार युद्ध हुए और दोनों ही बार महमूद की विजय हुई। सर्वप्रथम 1009 ईस्वी के लगभग महमूद ने आनंदपाल की सेनाओं को वैहंद के मैदान में पराजित किया। आनंदपाल ने भागकर नगरकोट के दुर्ग में शरण ली। महमूद ने दुर्ग की घेराबंदी की तथा 3 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात वहीं अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार सिंध से लेकर नगरकोट तक का समस्त प्रदेश उसके अधिकार में आ गया। उत्बी के विवरण से पता चलता है कि नगरकोट की लूट में महमूद को इतना धन मिला कि जितने भी ऊंट मिले उन सब पर उसे लाद दिया गया। फिर भी धन शेष रहा। इसे अधिकारियों में बांट दिया गया। इसमें स्वर्ण सिक्के, सोना चांदी की बहुमूल्य वस्तुएं, मोती और सुंदर वस्त्र आदि शामिल थे। आनंदपाल ने नमक की पहाड़ियों के कोने में स्थित नंदन को अपनी राजधानी बनाई। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी त्रिलोचनपाल ने महमूद के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया, किंतु 1018 ईस्वी में महमूद ने पुनः इस संघ को परास्त कर दिया और फिर 1021 ईस्वी में त्रिलोचनपाल की मृत्यु हो गई तथा इसके बाद शाहिया वंश का राज्य महमूद के कब्जे में चला गया। महमूद के आक्रमण का दूसरा शिकार मुल्तान का राज्य हुआ। यहाँ का राजा फतेह दाऊद शिया मतावलंबी था और इस कारण सुन्नी महमूद उससे चिढ़ता था। 1006 ईस्वी में उसने मुल्तान पर आक्रमण कर दाऊद को पराजित किया तथा अपनी ओर से सुखपाल को वहां का राजा बनाया। यह सुखपाल जयपाल की पुत्री का पुत्र था, जो महमूद द्वारा बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। परंतु सुखपाल ने इस्लाम का धर्म त्याग कर महमूद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप 1008 ईस्वी में महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया तथा उस पर अपना अधिकार कर लिया। महमूद ने भटिंडा के राजा विजय राय पर 1005 ईस्वी में आक्रमण किया। भटिंडा में एक सुदृढ़ दुर्ग था, जो पश्चिमोत्तर भारत में गंगा की उपजाऊ घाटी तक पहुंचने के मार्ग में पड़ता था। महमूद ने दुर्ग पर घेरा डाला। विजय राय ने बड़ी वीरतापूर्वक दुर्ग की रक्षा की, परंतु असफल रहा तथा भाग खड़ा हुआ। महमूद ने उस पर अधिकार कर लिया तथा नगर के निवासियों की या तो हत्या कर दी या उन्हें इस्लाम धर्म मानने को विवश किया। उसे अतुल्य संपत्ति प्राप्त हुई। 1009 ईस्वी में महमूद ने अलवर स्थित नारायणपुर पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। 1014 ईस्वी में थानेश्वर के चक्र स्वामी के मंदिर को तोड़ने के लिए उसने गजनी से प्रस्थान किया। यद्यपि थानेश्वर का शासक डरकर भाग गया तथा महमूद ने मनमाने ढंग से नगर की लूटपाट की और चक्र स्वामी की मूर्ति को गजनी भेज दिया। तत्पश्चात उसने गंगा यमुना के दोआब पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 1018 ईस्वी में उसने मथुरा नगर पर धावा बोला। यहाँ अनेक भव्य एवं प्रसिद्ध मंदिर थे। महमूद ने अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त किया तथा लूट में अत्यधिक संपत्ति प्राप्त की। यहाँ से उसने कन्नौज को प्रस्थान किया। प्रतिहार शासक राज्यपाल भाग खड़ा हुआ तथा महमूद ने बड़ी आसानी से नगर पर अधिकार कर लिया। उसकी सेना ने नगर में जी भरकर लूटपाट एवं कत्लेआम किया। यहाँ से भी उसे बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई। मथुरा तथा कन्नौज से अकूत संपत्ति लेकर वह गजनी लौट गया। कन्नौज नरेश राज्यपाल के व्यवहार ने हिंदू राजाओं को क्रुद्ध कर दिया तथा उन्होंने चंदेल नरेश विद्याधर की अध्यक्षता में एक संघ बनाया। सर्वप्रथम इस संघ ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी तथा फिर महमूद के विरुद्ध शक्ति जुटाने में लग गया। इस संघ को भंग करने के उद्देश्य से 1019 ईस्वी के अंत में महमूद ने पुनः गजनी से भारत को प्रस्थान किया। चंदेल नरेश एक बड़ी तथा शक्तिशाली सेना के साथ कालिंजर के पास उसका सामना करने के लिए उपस्थित था। महमूद विशाल सेना देखकर घबरा गया तथा हतोत्साहित हो उठा, किंतु विद्याधर रातों रात रहस्यमय ढंग से भाग निकला। महमूद ने नगर को खूब लूटा तथा भारी रकम लेकर स्वदेश लौट गया। इस प्रकार जिस कायरता के लिए विद्याधर ने पूर्व में प्रतिहार नरेश राज्यपाल को दंडित किया था,
उसी का प्रदर्शन स्वयं उसी ने किया। 1022 ईस्वी में चंदेलों की शक्ति को पूरी तरह कुचलने के उद्देश्य से महमूद ने पुनः कालिंजर पर आक्रमण किया। उसने दुर्ग का घेरा डाला। दीर्घकालीन घेरे के बाद भी जब उसे सफलता नहीं मिली, तब उसने चंदेल नरेश से संधि कर ली। उसने महमूद को 300 हाथी उपहार में दिए, जिन्हें लेकर वह गजनी लौट गया। विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में एक कविता लिखकर भेजी थी। इसे सुनकर वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने विद्याधर को 15 किलो का शासन सौंप दिया। महमूद गजनवी का सर्वप्रसिद्ध आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर हुआ। यह मंदिर काठियावाड़ में स्थित था तथा समूचे भारत में अपनी पवित्रता, गौरव एवं समृद्धि के लिए विख्यात था। कहा जाता है कि यहाँ के हिंदुओं में यह विश्वास था कि महमूद उत्तर भारत के बहुसंख्यक मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने में इस कारण सफल रहा कि भगवान सोमेश्वर उनसे अप्रसन्न थे। महमूद को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने इस मंदिर को नष्ट करने तथा मूर्ति को तोड़ने का निश्चय किया। वह मुल्तान से 30,000 अश्वारोहियों तथा अन्य सैनिकों के साथ सोमनाथ के लिए कूच किया। रेगिस्तानी मार्ग में अत्यंत सावधानी बरतते हुए जनवरी 1025 ईस्वी में वह अन्हिलवाड़ पहुंच गया। चालुक्य शासक भीम प्रथम अपने सहायकों के साथ राजधानी छोड़कर भाग गया। नगर को लूटते हुए महमूद ने सोमनाथ के गढ़ का घेरा डाल दिया। यहाँ के स्थानीय सेना नायक ने भागकर समुद्र में एक नाव पर शरण ली तथा प्रतिरोध मुख्यतः ब्राह्मणों और पुजारियों द्वारा ही किया गया। महमूद बिना किसी कठिनाई के उसमें प्रवेश पाने में सफल रहा। उसने मंदिर के 50,000 पुजारियों तथा ब्राह्मणों के वध का आदेश दे दिया। भगवान सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए तथा उसे गजनी, मक्का और मदीना की मस्जिदों की सीढ़ियों में चिनाई के निमित्त भेज दिया गया। महमूद को बहुत अधिक हीरे, जवाहरात तथा स्वर्ण राशि लूट में प्राप्त हुई। यह धन राशि लगभग 20 लाख दिनार की थी। इसे लेकर वह गजनी लौटा। मार्ग में जाटों ने उसकी सेना पर आक्रमण किया तथा कुछ संपत्ति लूट ली, किंतु महमूद सकुशल गजनी पहुंच गया। जाटों से बदला लेने के लिए उसने 1027 ईस्वी में पुनः सिंध पर आक्रमण किया। वे पराजित हुए तथा उनके नगर जला दिए गए। बहुतों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह महमूद का अंतिम भारतीय आक्रमण था। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। निसंदेह वह एक महान विजेता तथा उच्च कोटि का सेनानायक था, जिसने गजनी के छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उसका उद्देश्य भारत में तुर्की राज्य स्थापित करना नहीं था, बल्कि वह तो मूर्तियों को नष्ट करने तथा संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया था। उसे अपने दोनों उद्देश्यों में सफलता मिली। मोहम्मद हबीब का विचार है कि महमूद धर्मांध नहीं था, बल्कि भारत पर उसके आक्रमणों का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार न होकर अधिकाधिक धन प्राप्त करने की लालसा थी। उसने संपत्ति लूटने के लिए ही बड़े बड़े आक्रमण किए। हबीब के अनुसार इस्लामी कानून में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो विध्वंस के कार्य को न्याय संगत माने अथवा उसे प्रोत्साहित करे। अतः महमूद ने भारत में बर्बरतापूर्ण कार्य करके इस्लाम का अहित ही किया था। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।